अच्छा ये बताइए आप, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कोलेट्रल डैमेज की बात जो अब तक आई है वो देखने को मिली है लोगों की जिंदगियों में, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कीव शहर की स्थिति ये हो गई, घर घर में वहां पर हथियार मौजूद है, तो क्या रशिया की जो फौज है वो इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो सकती है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि अगर ऐसे कदम उठाए गए तो गृह युद्ध जैसे हालात जो हैं वो कब्जे के बाद भी वहां देखने को मिल सकते हैं। तो आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, जहां तक कीव पे रूसी हमले का सवाल है, रूस नहीं चाहता हमला करना, लेकिन हमला होगा क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। अगर कीव पे हमला नहीं होता तो ये जितना खून खराबा अब तक हुआ है, जो लड़ाई अब तक हुई है, इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता है। जो ऑब्जेक्टिव था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था रशिया का इस लड़ाई का, वो ऑब्जेक्टिव था जो रजीम है यहाँ पे, जो यहाँ का शासन है, उसमें परिवर्तन लाना और ये इंश्योर करना कि कभी भी यूक्रेन नाटो का हिस्सा ना बने और हमेशा न्यूट्रल रहे। जब तक कीव नहीं गिरता, जब तक कीव पे कब्जा नहीं होता या कोई समझौता नहीं होता डिप्लोमेसी के थ्रू, जो कि लगभग नामुमकिन है, तब तक यह असंभव है कि कीव पे रूस हमला ना करे। और एक बार हमला हो गया तो कोलेटरल डैमेज बहुत ज्यादा होगा और ये लड़ाई धीरे धीरे अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ बढ़ जाएगी। तो क्या ये बात वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की नहीं समझ रहे हैं, जो आप वहां लगातार घर घर में हथियार पहुंचा रहे हैं? क्योंकि रशिया बार बार कह रहा है कि देखिए हम नहीं चाहते कि सिविलियन को नुकसान पहुंचे। ऐसे में अगर अपनी आवाम को युद्ध में झोंका जा रहा है तो क्या इसको लेकर एक बड़े सवाल या इस पर चर्चा नहीं होगी? देखिए, जेलेंस्की मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इंडिपेंडेंट है, और जिस तरह के हथियार वेस्ट ने सप्लाई किए हैं, जो रूस नहीं चाहता वही अमेरिका और यूरोप चाहता है। तो और उनको करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन। दूसरा, जिस तरह के वो हथियार दे रहे हैं, सिंगर मिसाइल्स हैं, ये हैंड हेल्ड वेपन्स है। आप दो आदमी खड़े होकर हथियार एक जहाज को, एक फाइटर एयरक्राफ्ट को गिरा सकते हैं। रूस अफगानिस्तान में इन सिंगर मिसाइल से ही आ रहा था। दूसरे जेवलिन मिसाइल्स हैं, कोई दो आदमी कहीं भी खड़े होकर टैंक के ऊपर फायर कर सकते हैं। ऑटोमेटिक हथियार हैं जो लोग अपने घरों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस तरह के हथियार अभी यूरोप सप्लाई कर रहा है कीव को, वो इस तरह के हथियार हैं जो आम इंसान यूज कर सकते हैं। 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। और वो इस चीज को ही बढ़ावा देना चाहते हैं कि जब एक सिविलियन, और आप जानते हैं, हमने बहुत जगह देखा है, जो यंगस्टर्स हैं उनमें एक जोश होता है, हथियार देख के जोश आ जाता है कि मैं लड़ाई लड़ूंगा। 2 दिन में आप फायर कर सकते हैं उसको। तो जिस तरह के हथियार भेजे जा रहे हैं, वो ये इंश्योर करने के भेजे जा रहे हैं कि ये लड़ाई हर हालत में गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ जाए। जीडी बख्शी सर, जो बात यहां पर हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि देखिए जो रशिया चाहता है उसका बिल्कुल विपरीत अमेरिका चाहता है, और जिस तरह से हथियार बांटे गए हैं ये एक बड़ी तबाही की ओर इशारा करते हैं, जो कम से कम रशिया अभी अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। कोई सवाल भी आपका हो तो आप भी ले सकते हैं सर, लेकिन इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या जानबूझकर आवाम को देशभक्ति की भावना में लवरेज करके एक महायुद्ध की तरफ झोंका जा रहा है? देखिए, मैं शुरू से कहता आया हूं कि रूस की जो अमेरिका है, जो नेटो कंट्रीज हैं, वो बूट्स ऑन द ग्राउंड लगाने से साफ मना कर दिया है। ऐसी स्थिति में सैंक्शन जो भी लगे हैं वो कुछ महीनों के बाद बाइट करेंगे। ग्राउंड की लड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नैतिकता के लिहाज से ये गलत है कि आप यूक्रेन के लोगों को मरवाएं। एक्चुअली नेटो और अमेरिका का मंसूबा है कि आखिरी यूक्रेनियन तक हम रूस से लड़ेंगे। जितने यूक्रेनियन मर जाएं उन्हें कोई परवाह नहीं, ठीक है, कोई परवाह नहीं। आप अगर सिविलियंस के हाथों में हथियार डाल रहे हैं तो सिविलियन और कॉम्बैटेंट के बीच का फर्क खत्म। और अगर आप घरों से फायर करेंगे तो नेचुरली जस्टिफाइड है। आपके पास आता हूं, एक बड़ी खबर सर आ रही है, इससे माफ कीजिए आपको रोकना पड़ेगा। और वो खबर ये है इस वक्त कि दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में आज ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो देखने को मिले हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पुलिस मुख्यालय पर एक बड़ा धमाका होता और ये बिल्डिंग घंटों तक यूं ही यहां पर धधकती रहती है। दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में खार्किव की बात की जाए तो लगातार वहां रूसी अटैक हो रहा है। 40 किलोमीटर की दूरी पड़ती है रशिया बॉर्डर से, और जैसा कि हमारे संवाददाता राजेश जी बार बार कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आज खार्किव पूरी तरह से रूस के कब्जे में आ जाएगा। राजेश, ये हमले लगातार हम दिखा रहे हैं, हेडक्वार्टर की बिल्डिंग जो है वो धधक रही है। खार्किव पर कब्जा क्या देख रहे हैं, आज हो जाएगा? और इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा यूक्रेन पर, कीव पर, जेलेंस्की पर? देखिए, पूरा दक्षिण और पूर्वी यूक्रेन है वो रूसी बाहुल इलाका है। दक्षिण और पूर्वी यूक्रेन और निप्रो नदी से पूर्व का जितना इलाका है, मेरा ये मानना है रूस का एम इस वक्त ये है
कि उस पर फिजिकल कब्जा कर लिया जाए। निप्रो नदी यूक्रेन और रशिया के बीच की फ्रंट लाइन बन जाएगी और खार्किव गिरने का असर बहुत ज्यादा होगा, मनोवैज्ञानिक असर बहुत ज्यादा होगा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। जो मोराल इस वक्त जनता का और यूक्रेन फौज का हमें बहुत ऊपर दिख रहा है, वो काफी हद तक टूट जाएगा अगर खरसोन आज रात तक गिर जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूक्रेन आर्मी हथियार डाल देगी या सरेंडर कर देगी या लड़ाई नहीं लड़ेगी, लेकिन इसका कुछ हद तक मनोवैज्ञानिक असर जरूर होगा। नहीं तो क्या ये रशिया के लिए जरूरी से ज्यादा मजबूरी भी हो गया है, क्योंकि 7 दिन की लड़ाई हो गई है, कुछ बड़ा उनके हाथ में नहीं है। खार्किव को लेकर बार्गेनिंग या बातचीत या मनोवैज्ञानिक तरीके से रशियन फौज के लिहाज से भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। देखिए, मैं ये कहने में कोई अतोशक्ति नहीं है कि अगर रूस चाहता तो खार्किव को पहले एक दिन में भी ले सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई को एक बहुत ही स्ट्रेटेजी के तहत लड़ा है। नॉच बाय नॉच वो ऊपर लेके गए हैं। अगर आपको याद हो, जब मैं मैरीपोल से रिपोर्ट कर रहा था और मेरे नजदीक बम फटा था उनके एयरपोर्ट पे, ये वो बात थी जब उन्होंने सिर्फ हवाई हमले किए थे, वो भी क्रूज मिसाइल से, जहाज नहीं आए थे हवा में। उन्होंने 8 एयरपोर्ट तबाह कर दिए थे। फिर उन्होंने इंतजार किया कि इसका यूक्रेन क्या रिस्पॉन्स करता है, बातचीत पे आएगा नहीं आएगा। फिर उन्होंने स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन लॉन्च किए कई बड़ी शहरों में। उसके बाद फिर इंतजार किया, फिर डोनेट्स्क और लुगांस्क को इंडिपेंडेंट कंट्रीज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो आप अगर देखें, शुरू से ही पिछले 7 दिन से रशिया ने इस लड़ाई को नॉच बाय नॉच ऊपर लिया है, कदम पर कदम ऊपर उठाया है, एकदम से एस्केलेट नहीं किया। रशिया पूरी फुल फ्लेजेड वॉर पहले दिन भी लॉन्च कर सकता था और शायद उस हालत में यूक्रेन ज्यादा दिन नहीं टिक पाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो ये उसकी अपनी रणनीति है, जिसपे हम इतना ही कमेंट कर सकते हैं जो दिख रहा है। और दिख ये रहा है कि उसने अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी रखी है कि आप थोड़ा एस्केलेट करिए, फिर बातचीत की कोशिश करिए, फिर थोड़ा और एस्केलेट कर दीजिए और बातचीत की कोशिश करिए। तो ये उन्होंने रणनीति अपनाई है मेरे विचार से। ओवर टू यू। जी, तो जरा ये आप बताइए कि जो ये लड़ाई लंबी खींचने की स्ट्रेटजी है, इसके मायने क्या हो सकते हैं रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये समझ में आ रहा है कि आम लोगों को निशाना नहीं बनाना है, अपना मकसद ही पूरा कर लेना है और वहां के लोगों के इमोशंस को भी साथ रखना है। क्या यही है या इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं? देखिए, जो मुझे लगता है कि रूस पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के ऊपर फिजिकल कब्जा करेगा, यानी उसकी फौज वहां काबिज रहेगी और वहां उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में होगा। बाकी जो पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी यूक्रेन है, वहां रूस के प्रति सिंपैथी बहुत कम है, रशियन स्पीकर्स इतने ज्यादा नहीं है और वहां जो सेंटिमेंट्स हैं वो रूस के खिलाफ बहुत ज्यादा हैं। वहां रूस को हर शहर के लिए एक खूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। गुरिल्ला वॉरफेयर पूरी तरह से यहाँ पे लॉन्च होगा और हर जो सिटीजन है, यूक्रेन नेशनलिस्ट हैं, वो आखिरी दम तक उन सिटीज में लड़ेंगे। तो वहां लड़ाई बहुत लंबे दौर तक खींचेगी। लेकिन अगर फुल फ्लेज इन्वेजन होता है तो निप्रो नदी के पूर्व में और दक्षिण का एरिया जो है, मुझे लगता है रूस 1 हफ्ते के अंदर पूरी तरह से कंसोलिडेट कर लेगा।